तो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किडा। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट आरबीआई के न्यूज़ को। देखिए, दिसंबर का जो बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपके सामने दिसंबर मंथ के आरबीआई के न्यूज़ को डिस्कस करूंगा। इससे पहले के सेशंस में हमने नवंबर के आरबीआई एंड बीएफए के न्यूज़ को डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग जनवरी के बीएफए एंड आरबीआई के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी का एग्जाम अप्रोचिंग है। फिलहाल आप लोग ध्यान देंगे सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि एग्जाम अप्रोचिंग है। अभी ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, सबसे ज्यादा ध्यान जो है आपको वहां लगाने की जरूरत है। बट इसके बाद जब आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी, इसके बाद जो है वो आप उतरना पड़ेगा, अपनी करंट अफेयर्स को, अपने जी वाले पोर्शन को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारे वीडियोस जो है आपके प्रीलिम से पहले अपलोड हो जाएंगी, ताकि जब आप प्रीलिम से फ्री हो जाओ तो आप इन सेशन को देख सके। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये न्यूज वो है जो कि हमने ऑलरेडी बीएफए मंथली सेशन में कवर किए हैं, साथ ही साथ डेली, वीकली एंड मंथली सेशन में भी कवर किए हैं। इससे पहले जो बीएफए का अलग से सेशन आया था वहां भी कवर किया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे चीजों को फटाफट से रिवाइज करें। अलग से प्लेलिस्ट मैंने इसका इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ आरबीआई की न्यूज को देखना चाहते हैं, हम सिर्फ बीएफए के सेक्शन को देखना चाहते हैं, हम सिर्फ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के पोर्शन को देखना चाहते हैं। तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आपके सामने है यहाँ पे, बजाज फाइनेंस एग्जिट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिज। तो यहाँ पे देखिए, बजाज फाइनेंस ने 2016 के अंदर एक एमओयू साइन किया था आरबीएल बैंक के साथ। 2022 में एमओयू साइन किया था डीबीएस बैंक के साथ, है ना। किस लिए? तो भैया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इनिशिएट करने के लिए। ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का एमओयू साइन किया गया था आरबीएल बैंक के साथ, है ना, 2016 के अंदर, इसे 5 सालों के लिए साइन किया गया था। फिर इसे 2021 में रिन्यू भी कर दिया गया था। ठीक है, अब ये एमओयू जो है वो कैंसल आउट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आरबीआई का डायरेक्शन है कि जो भी को ब्रांडेड पार्टनर होगा, जो भी को ब्रांडेड पार्टनर होगा, उसके पास ड्यू कलेक्शन करने की अथॉरिटी नहीं होगी। और इस वजह से आप देखोगे ये एमओयू जो है वो कैंसल आउट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज होम प्राइस इंडेक्स राइजेस बाय 4.3% अमिड हाई इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन। तो यहां पे होम प्राइस इंडेक्स जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि आपको बताता है कि रेसिडेंशियल एरियाज की घरों की कीमत जो है वो कैसे बढ़ रही है, इसमें महंगाई कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहां पे बताया गया है आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग, तो हाउस प्राइस इंडेक्स या होम प्राइस इंडेक्स जो है ये 4.34% के ग्रोथ में है। स्कोर कितना है? 322। सेम पीरियड लास्ट ईयर का स्कोर कितना था? 308, यानी कि 4.34% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर 67% का आपको राइज देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा राइज, सबसे ज्यादा ग्रोथ, है ना, हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर या फिर होम प्राइस इंडेक्स के अंदर कहां पे? तो बेंगलुरु के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा डिक्लाइन एग्जाम में यही पूछता है, सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका? तो सबसे कम कानपुर। यहां पे नेगेटिव ग्रोथ है और यहां पे पॉजिटिव 8.76% का ग्रोथ है। ठीक है, क्लियर है? आइए, साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे सिक्वेंशियल राइज जो है भैया, ये अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता एंड चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ऑल्सो आप देखोगे हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर डिफरेंट सिटीज जो है एज अगेंस्ट पिछले साल के कंपैरिजन किया जा रहा है, तो मुंबई में सबसे ज्यादा, फिर दिल्ली और उसके बाद बैंगलुरु। सिक्वेंशियल, है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये सिक्वेंशियल ग्रोथ बोल रहा है और ये अचानक से राइज की बात कर रहा है। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ सबसे ज्यादा मुंबई में है ना, जो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, और ये अचानक वाली ग्रोथ की बात की जा रही है। चलिए, आरबीआई अमेंड्स रूल टू इंक्रीज ट्रांजैक्शन लिमिट विया यूपीआई लाइट। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर आपको याद हो, कुछ चीजें आपको बताता हूं। अगर मैं यूपीआई लाइट की बात करूं, है ना, यूपीआई लाइट की बात करूं, तो इससे लॉन्च करने वाली बॉडी कौन है भैया? इसको लॉन्च किया था किसने? आरबीआई ने। इसको लॉन्च किया गया था किसने भैया? आरबीआई ने। ये बेसिकली क्या होने वाला है? आपका एक डिजिटल वॉलेट में होने वाला है, डिजिटल वॉलेट होने वाला है, जिससे आप अपने पेमेंट्स ऑन ऑल कर सकते हो, जिससे आप अपने पेमेंट्स ऑन ऑल जो है कर सकते हो। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2022 के अंदर। 2022 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। उसके बाद एक आता है यूपीआई 123। यूपीआई 123 इसे लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। इसे, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड आरबीआई का। ठीक है, अब क्या हो रहा है भैया? अब हो ये रहा है, बच्चा याद रखना, ये किसके लिए होता है? ये फीचर्ड फोन्स के लिए होता है। किसके लिए?
फीचर्ड फोन्स के लिए होता है, यानी कि कीपैड वगैरह फोन्स जो होते हैं उनके लिए होता है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे इनके लिमिट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो यूपीआई लाइट है, जो 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसकी जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट थी अब तक कितनी थी? 500। मतलब एक बार में, है ना, आप 500 रुपए ही ट्रांसफर कर पाते थे, बट अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। एक बार में मतलब आपके वॉलेट में मैक्सिमम अमाउंट कितना रह सकता था भैया? 2000। ठीक है, डिजिटल वॉलेट था तो डिजिटल वॉलेट में कुछ अमाउंट होंगे, तो यहां पे भी मैक्सिमम अमाउंट 2000 हो सकता था, बट इसको इंक्रीज कर दिया गया कितना? 5000। उसके बाद जो यूपीआई 123 पे है ना, 123 पे है, इसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट थी वो कितनी थी? 5000 थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। क्लियर है? आई होप ये न्यूज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है एंड वॉलेट कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया, और इसके सिर्फ ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज किया गया है। ये फीचर्ड फोन्स के लिए होता है। किसके लिए? फीचर्ड फोन्स, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट इज कैश फ्री लॉन्चेस पायलट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो यहां पे देखिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात हो रही है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है भैया? तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के बीच में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है किसके बीच में? दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, कहां पे? डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली हुआ ये है कि कैश फ्री ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट, है ना, सेलेक्टेड मर्चेंट्स के साथ, जहां पे ये भैया उन कस्टमर्स को केटर करेगा, टैप करेगा जो कि इंडिया के बाहर के हैं और इंडिया में पेमेंट करना चाहते हैं। इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया में पेमेंट करना चाहते हैं। इसके कुछ पार्टनर मर्चेंट्स जो है वो स्विगी, नाइका, बुक माई शो, रेडबर्स, जेप्टो, नीचेस बास्केट एंड वेदांतु देखने को मिलेगा। ऑल्सो कैश फ्री पहली ऐसी कंट्री थी जिसको आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर, है ना, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला था। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे बात की जा रही है 2025 की। 2025 में 129 बिलियन ऑफ रेमिटेंस जो है वो भारत में आने वाले। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई इंटेंसिफाइड रेगुलेटरी एक्शन अगेंस्ट बैंक इन 2024। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज गोइंग टू बी द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो भैया इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा देखिए, टोटल आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर कितना मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया, तो आप देखोगे 28.95 करोड़। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जा रही है। कितना? 28.95 करोड़। सबसे ज्यादा अमंग ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है यूको बैंक के ऊपर। कितने का भैया? तो 2.68 करोड़ का। साथ ही साथ स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, तमाम वो बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाए। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज किया गया। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के ऊपर कितना? 1.91 करोड़। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कर्नाटका, है ना, ये सारी बैंक्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस, है ना, आरबीआई जो है वो इन बैंक्स के ऊपर पेनल्टी जो है वो इंपोज कर रही है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अपॉइंट्स वैभव चतुर्वेदी एज आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव ऑन आईबीबीआई बोर्ड। आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है ये? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना, इसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 के तहत इसे स्टैब्लिश किया जाता है। ये क्या करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगा। लेट्स से आपको एक एंटिटी हो, है ना, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, बैंकरप्ट हो चुके हो, तो बट जो आपके कर्जदार हैं जिनको आपसे पैसे मिलने हैं, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा? आपकी जो कोलैटरल है, ठीक है, या जो रेस्ट बचा हुआ एसेट है, उस एसेट को बेचा जाएगा और उस एसेट के थ्रू जो है आपके जो लेनदार हैं जिससे आपने उधारी ले रखा था उनको उधारी वापस की जाएगी। तो इस प्रोसीडिंग्स को देखने का काम किसका है? तो आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का है। याद रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ
2016। इसके पास दो क्या होते हैं भैया, दो पोर्टल्स होते हैं जिसके थ्रू ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंडक्ट करता है। वन इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वन इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एंड इसके बाद हो जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इन दो पोर्टल्स की मदद से भैया ये क्या करेगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है उसको देखने का काम करेगा। इसके द्वारा एक लिक्विडेटर को भी अलग किया जाता है, लिक्विडेटर को भी अलग किया जाता है जो कि इन सभी प्रोसीडिंग्स को देखेगा, बेचने का एंड सेटलमेंट्स करने का। साथ ही साथ आपको आईबीबीआई एक पोर्टल भी देखने को मिलेगा जो कि 2024 में ही स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, शायद जुलाई के महीने में, जुलाई 2024 में ही इसे स्टैब्लिश किया गया था। सो यहाँ पे आप देखोगे वैभव चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहां पे आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा जो कि कौन है, रवि मित्तल साहब, रवि मित्तल साहब। यहाँ पे आपको 3 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, कहाँ के, मिनिस्ट्रीज के। तो यहाँ पे सेंटर से आपको 3 मेंबर्स, वन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर जिसे आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा एंड 3 होल टाइम मेंबर्स एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स देखने को मिलेंगे। फिर से समझते हैं, मैंने कहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, ठीक है। इसके पास दो पोर्टल्स है जिसके थ्रू ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करता है। ये अपॉइंट करता है एक लिक्विडेटर जो कि क्या करेगा, आपके एसेट एंड ऑल को बेचेगा और उसके बदले जो पैसे आए वो आपके उधारीकर्ता को चुकाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट कॉम्प्राइजेस, यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है आईबीबीआई के अंदर, 3 मेंबर्स होते हैं सेंटर के, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा और ये नॉमिनेशन आपको कौन देखने को मिल रहा है, वैभव चतुर्वेदी के रूप में। नेक्स्ट इज आरबीआई टू अलाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स याद रखना उन एरियाज को सर्व करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है भैया ये क्या करेगा, ये उन एरियाज को सर्व करेगा जहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन कम हो, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज की पेनिट्रेशन कम हो, जहां पे बैंक पहुंच नहीं पाते हैं, रूरल एरियाज में सर्व करेगा, ठीक है। रूरल एरियाज में ये सर्व करने का काम करेगा, ठीक है। याद रखना भैया ये स्टैब्लिश किया जाता है, याद रखना इसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इसे स्टैब्लिश किया जाता है। बट ये रेगुलेट होती है, बट ये रेगुलेट होती है अंडर द बैंकिंग एक्ट ऑफ, अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, है ना, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये गवर्न होगी, रेगुलेट होगी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टैब्लिश होगी कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल फाइनेंस बैंक उन एरियाज में अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है वो पहुंच नहीं पाई है, ठीक है, पहुंच नहीं पाई है। तो अब क्या हुआ भैया, देखिए अब क्या हुआ, तो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, है ना, ये अनाउंस किया गया था 2023 के अंदर, 2023 के अंदर अनाउंस किया गया था क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, जिसमें क्या होता है, आपको यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से, आप यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लेट्स से फोन पे डाउनलोड किया, तो आपको आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग प्री सैंक्शनड एक अमाउंट मिलेगा, लेट्स से 10,000 का अमाउंट मिला और उस 10,000 के अमाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो और ड्यू डेट से पहले इसे भर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या लाइसेंस मिल रहा है, टू स्टार्ट क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ठीक है। सो यहां पे शक्तिकांता दास ने अनाउंस किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है, टू प्रोवाइड प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रूरल कम्युनिटीज को सर्व करने का काम करता है। ध्यान में रहे यहां पे ये ऑपरेट या रेगुलेट होता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, बट स्टैब्लिश हो रहा है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। Next is the new artificial intelligence tool moolhunter.ai by RBI to help reduce digital frauds। हमने देखे काफी सारे डिजिटल फ्रॉड्स आने वाले कुछ समय पे, हमने काफी सारे जो है डिजिटल फ्रॉड्स देखे, ठीक है।
तो इसी चीज के लिए आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस जो है समिट्स भी हमने देखे। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट जो है वो लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। फिर अभी फ्रांस के अंदर भी अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट हुई, जहाँ पे फ्रांस इसका चेयर पर्सन था एंड इंडिया जो है वो को चेयर था। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल को इनिशिएट किया गया है जिसका नाम है MoolHunter.ai, जो कि मूल अकाउंट, ऐसे अकाउंट जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है लेट्स से टेररिज्म फंडिंग या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में, इन अकाउंट्स को चेक करने का काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ना, RBIH यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इनोवेटिव मॉडल जिसका नाम है MoolHunter.ai, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा एंड प्रिवेंट भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे मूल अकाउंट का मतलब क्या है, वो बैंक अकाउंट जो कि क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे आरबीआई जो है वो हैकाथॉन को भी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, हैकाथॉन का मतलब होता है कंपटीशन, मोटिव क्या है, इनोवेटिव सॉल्यूशन, है ना। कंपटीशन होगा, 4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबको इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएगा, कोई एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन होगा जिससे आरबीआई इंप्लीमेंट भी कर देगा, जीतने वालों को प्राइज भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक हैकाथॉन को भी इनिशिएट किया जा रहा है जिसका थीम है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, है ना, एक कमेटी को भी स्टैब्लिश की गई है जो कि अपने पहले मीटिंग के बाद आने वाले, मतलब जिस दिन मेरी पहली मीटिंग होगी उसके 6 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कैसे हम लोग, है ना, एथिकल यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। तो यहां पे देखिए न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। देखो क्या होगा, देखो होता क्या है, सब बात को समझना। अगर मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो अगर इनको शॉर्ट टर्म के लिए या मैं कहूं ओवरनाइट के लिए, है ना, लिक्विडिटी की जरूरत होती है, तो भैया वो क्या करते हैं, वो बिना कुलैटरल का, यहाँ पे कुलैटरल नहीं होता है, बिना कुलैटरल का एक दूसरे को भैया पैसा, एक्स बैंक, एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाई को पैसा ट्रांसफर कर देती है। 24 घंटे के लिए ये ट्रांसफर होता है, इसके लिए कुछ इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब इसी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इंटरनेशनल बॉडीज की बात करूं तो यहां पे क्या चलता है, लाइबोर चलता है। क्या चलता है, लाइबोर। अब इसी को देखा देखिए भैया भारत ने इंट्रोड्यूस किया क्या भैया, माइबोर। माइबोर कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1998 में। माइबोर कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1998 में। ये भी क्या काम करेगी, लेट्स से एसबीआई को, है ना, यूको बैंक से एसबीआई को लिक्विडिटी की डिमांड है, वो यूको बैंक के पास जाएगी, बोलेगी भैया 24 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, बिना कोलैटरल ये पैसा आएगा, कुछ इंटरेस्ट रेट होने वाला है। ठीक है, और ये पैसे ट्रांसफर कर देगी। तो ये माइबोर है। अब माइबोर को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या लाया, SORR लाया। क्या लाया, SORR लाया। ऐसा इसलिए लाया क्योंकि माइबोर के पास, है ना, माइबोर का एक्सेस सिर्फ 2% लोग, है ना, माइबोर का एक्सेस जो है वो सिर्फ कुछ बैंक्स के पास था, है ना, माइबोर का एक्सेस जो है वो बैंक्स के पास था या फिर कुछ ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास था, सिर्फ कुछ ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास था। बट अब देखोगे जो ये SORR आ रहा है भैया, ये 98% एंटिटीज को कवर करेगा, यानी कि ज्यादा इंक्लूसिविटी जो है वह ये प्रोवाइड करने वाला है। कंसेप्ट समझ में आ गया। वो रेट की बात की जा रही है ना, जब दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो यहां पे लाइबोर है, अगर इंडिया की बात करूं तो यहां पे माइबोर था, है ना। एसबीआई को पैसों की जरूरत है यूको बैंक से, तो वो उसके पास जाएगा, लिक्विडिटी की डिमांड करेगा, शॉर्ट टर्म लिक्विड डिमांड करेगा, उसके बदले उसे कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, और कोलैटरल फ्री उससे यहाँ पे लोन मिल जाएगा और वो अपने लिक्विडिटी डिमांड को पूरी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, जिसे हम SORR के नाम से भी जानते हैं। आप ये देखो कि 98% ओवरनाइट मनी मार्केट, है ना, को ये केटर करने वाला है। बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ये कवर करेगा। ठीक है, SORR जो है किसको रिप्लेस करेगा, माइबोर को रिप्लेस करेगा, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई। ठीक है, आइए इस कमेटी को याद रखना, हेड किसने किया था, रामनाथन सुब्रमण्यम ने, जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। नेक्स्ट इज अमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.9%, है ना। तो देखिए रेपो, देखिए क्या हो रहा है, रेपो रेट क्या होता है भैया, रेपो रेट का मतलब होता है द रेट एट विच, है ना, बैंक गेट्स लोन फ्रॉम आरबीआई, है ना। बैंक को क्या मिल रहा है भैया, बैंक को लोन मिल रहा है, बैंक को लोन मिल रहा है किससे, आरबीआई से। अगर मैं यहीं बोलता भैया, यहीं पे बोलता, अगर बैंक एंड कस्टमर, अगर कोई कस्टमर गया
और कस्टमर को लोन की जरूरत है तो बैंक लोन देगा। ये जो रेट होगा भैया इसे हम बैंक रेट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक रेट होता है, और ये रेपो रेट होता है। ये क्या होता है, रेपो रेट होता है। तो यहाँ पे रेपो रेट को अगर मैं लेटेस्ट रेपो रेट की बात करूं तो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहां पे 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे भैया, 3 मेंबर्स कहाँ के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जिसके हेड कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी इस कमेटी के हेड हो जाएंगे, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं कौन से वाले, 26 वाले। रिप्लेस किसको किया, शक्तिकांत दास जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिसेंटली, तो भैया रिसेंट की डेटा याद रखना है ना, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है, 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है भैया 0.1। ठीक है, तो रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। रेपो रेट था कितना, 6.50%, अब कितना हो गया, 6.25%। ठीक है, तो यहाँ पे पुरानी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, नई डेटा से काम चल जाएगा। इन्फ्लेशन की बात भी हुई थी, तो यहाँ पे देखो है ना, इन्फ्लेशन के 2 मैट्रिक्स है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ठीक है, इसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, इसमें वो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं या कमोडिटीज होती है ना, जो कि कंज्यूमर इस्तेमाल करता है ना। कमोडिटीज एंड सर्विस होती है जो कि कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। बेस ईयर है 2012, बेस ईयर है 2011-12, है ना। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, वो कमोडिटीज होती है जो कि होलसेल मार्केट में बेची जाती है। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई की 6 मेंबर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नाम से जानते हैं, जहां पे रेपो रेट को लगातार 11वीं बार 6.5% रखा गया था। नई वाली डेटा आपको याद रखना है। इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट हाइक टू अट्रैक्ट कैपिटल। देखो क्या हो रहा है, हमने देखा कि भैया अगर अगर कोई फॉरेनर है ना, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है ना, ओसीआई है, अगर उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, अगर उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है या इंडिया में डिपॉजिट करना है, लेट्स से इंडिया के अंदर उसे डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, किस में करना है भैया, डॉलर्स में इन्वेस्ट करना है, डॉलर में डिपॉजिट करना है। तो ये भारत के लिए तो अच्छा है, भारत का फॉरेक्स बढ़ाएगा ये, है ना, फॉरेक्स, भारत का फॉरेक्स बढ़ाएगा। जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो भैया एनआरआई जो है ना, अगर उसे फिक्स डिपॉजिट करना होता है, अगर उसे डिपॉजिट करना होता है तो ये 3 अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है, एसआरई, सॉरी, एनआरई, एनआरओ, एनएफसीएनआर, एफसीएनआर। ठीक है, याद रखना ये जो अकाउंट है इसमें सिर्फ फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हो, इस अकाउंट में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। 1 से लेकर 5 साल का टेन्योर होता है, 1 से लेकर 5 साल का टेन्योर होता है। अगर टेन्योर से पहले अगर फिक्स डिपॉजिट आप एंड करा रहे हो, ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगते, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। बट 1 साल तक तो भैया आपको कराना ही होगा, 1 साल तक आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल तक फिक्स डिपॉजिट आपको रखना ही पड़ेगा। लेट्स से 5 साल का टेन्योर है, तो अगर आप चौथे साल में डिपॉजिट जो है वो हटवा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, जो कि जनरली लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी कही जाती है क्या, कि जो इंटरेस्ट आप कमाओगे उसके ऊपर कोई भी, है ना, टीडीएस नहीं लगता है, कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। बट याद रखना जो एनआरआईज है वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात क्या की जा रही है, तो आरबीआई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल इनफ्लो, है ना, हम ज्यादा चाहेंगे ना। अरे भैया फॉरेन करेंसी में चीजें यहाँ पे स्टोर की जा रही है, तो फॉरेन करेंसी जितना भारत के अंदर आएगा उतना फायदेमंद है। ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इनहांस होगा, तो इसलिए यहाँ पे बात भी की जा रही है। तो देखो क्या किया जा रहा है, दीज आर फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट दैट नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन ओपन विद इंडियन बैंक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 6 दिसंबर 2024, और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 6 दिसंबर 2024 से। 1 से लेकर 3 साल तक का जो एफडी होगा, है ना, इसका इंटरेस्ट कितना था, 2.5% था, अब इसको 4% कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है भैया। 3 से लेकर 5 साल तक का कोई एफडी होगा तो भैया यहाँ पे पहले इंटरेस्ट रेट 3.5% था, इसे 5% कर दिया गया है। तो आप देखोगे हम ज्यादा से ज्यादा, आप देखो क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डिपॉजिट जो है वो चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे नेट एफपीआई, एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। जब बिजनेस क्या है, जब आप फॉरेन कंट्री के एसेट में इन्वेस्ट करते हो, है ना, या हमारे देश के किसी फॉरेन एंटिटी ने हमारे देश में एसेट में इन्वेस्ट किया, तो इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आई नेक्स्ट इज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है भैया, एफडीआई का मतलब अगर आपको पता है, मैं या फिर कोई एक एंटिटी, है ना,
फॉरेन कंपनी में, किसी फॉरेन कंट्री में जाकर, है ना, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, एफडीआई इनवर्ड का मतलब पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, एफडीआई आउटवर्ड का मतलब पैसा वहां इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आउटवर्ड एफडीआई की बात हो रही है। सो यहाँ पे एज पर आरबीआई की रिपोर्ट आउटवर्ड एफडीआई जो है ये हाफ हो गया है, यानी कि हमारे यहाँ से पैसा फॉरेन बिजनेस में कम जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे नवंबर 2023 के अंदर ये 4.17 बिलियन था, नवंबर 2024 के अंदर ये 2.28 बिलियन है, तो लगभग आधा हो गया है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। आउटवर्ड एफडीआई के अंदर आप देखोगे, एफडीआई के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन होता है भैया क्या, तो एक होता है गारंटी, एक होता है इक्विटी और एक होता है लोन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई इंक्रीज कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट फ्रॉम 1.6 टू 2 लाख रुपीज। तो यहां पे देखिए, अब तक, है ना, जो किसान भाई है अगर वो लोन लेने आते हैं, ठीक है, तो उनको कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता था 1.6 लाख तक के लोन के लिए, यानी कि आपको इसमें कोई भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अब इस लिमिट को 2 लाख कर दिया गया, ताकि ज्यादा किसान जो है वो ज्यादा पैसे अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा तो इससे दो चीजें होंगी, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, एंड देश के पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो देश ज्यादा बेचेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, आइए, आईएसजी यानी कि इन सॉल्यूशन ग्लोबल गेट्स आरबीआई नॉट टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहां पे भैया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इन सॉल्यूशन ग्लोबल, ठीक है, जो कि जेपी मॉर्गन से बैक्ड है, इसके पास ऑथराइजेशन आ गया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर बनने का। ठीक है, आप देखोगे ये 28 बिलियन ट्रांजेक्शन हर साल, है ना, ये क्या कर रहा है, तो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस करने का काम पेमेंट एग्रीगेटर, यानी कि आप जो है वो पेमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। आपने कार्ड स्वाइप किया, जिस नेटवर्क पे ये पेमेंट प्रोसेस हुआ है, इससे हम बोलते हैं जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। रिजर्व पे वगैरह हो गया। आरबीएल बैंक रिअपॉइंट आर सुब्रमण्यम एज एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आर सुब्रमण्यम जी को एमडी सीईओ बनाया गया है आरबीएल बैंक का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन बैंक लोन राइट ऑफ इन पास्ट 10 इयर्स। तो यहां पे देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है राइट ऑफ और एक होता है वेव ऑफ। ठीक है, देखो यहां पे मैं समझाता हूं क्या कंसेप्ट है। एक होता है राइट ऑफ, एक होता है राइट ऑफ और एक होता है भैया वेव ऑफ। वेव ऑफ में क्या होता है, वेव ऑफ में भैया, वेव ऑफ का डिसीजन बैंक और आरबीआई दोनों मिलकर लेती है। वेव ऑफ का डिसीजन बैंक और आरबीआई दोनों मिलकर लेती हो। यहाँ पे कोई भी कोलैटरल की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी कोलैटरल को सेल नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी कोलैटरल को सेल नहीं किया जाता है। अगर ये पैसा आप दे नहीं पा रहे हो तो आपकी कोलैटरल को बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लोन को माफ कर दिया जाता है ना, कोलैटरल सेल नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भैया आप क्या करो, लोन को जो है वो क्या कर दोगे, वेव ऑफ कर दोगे। यहाँ पे लोन क्या होता है, वेव ऑफ हो जाता है। जनरली आप जो देखोगे, लेट्स से कोई एक किसान है ना, कोई एक किसान है भैया, ठीक है, उसने खेती किया, उसने खेती की इस पर्टिकुलर लैंड में, बट फ्लड का सिचुएशन आ गया। फ्लड की सिचुएशन की वजह से उसकी पूरी खेती बर्बाद हो गई। अब वो लोन वापस कैसे कर पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार जो है ना, लोन को वेव ऑफ करती है। राइट ऑफ के केस में क्या होता है ना, बैंक अपने सिर्फ बुक से, बैंक अपने बैलेंस शीट से, अपने बैलेंस शीट से इस लोन को हटा देती है। क्यों हटा देती है, क्योंकि ये लोन एनपीए हो चुका है। एनपीए का सिचुएशन तब होता है जब आपने 90 दिनों तक, है ना, 90 डेज तक अपना प्रिंसिपल या अपना इंस्टॉलमेंट नहीं पिया किया। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। तो 90 दिनों तक अगर आपने अपने लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है, तो ऐसे केसेस में ये लोन एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले ये परफॉर्म कर रही थी, पहले इन्हें फायदा मिल रहा था, किसको, बैंक को, तो ये परफॉर्मिंग एसेट था या एसेट था। बट अब ये इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अपने बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए इन लोन्स को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फिर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास जाते हैं, है ना, फिर इन लोन को डिस्काउंटेड प्राइस पे अक्वायर किया जाता है, जिसमें 15% जो है एआरसीज जो है उनको कैश में देते हैं, बाकी गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में देते हैं। ठीक है, फिर एआरसीज जो अपने तरीके से, है ना, वो उसे लोन्स को जो रिकवर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो लोन राइट ऑफ हुआ है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो लोन राइट ऑफ किया गया है फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 24 के बीच में, यानी कि 10 साल की बात हो रही है, कि कितना राइट ऑफ किया गया है, 12.3 लाख करोड़। ठीक है, इसमें से 53% यानी कि 6.5 लाख करोड़ जो है
ये पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया। तो टोटल राइट ऑफ 12.3 लाख करोड़, और इसमें से देखिए 53% जो कि 6.5 लाख करोड़ है वो अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक ने सिर्फ 5 सालों में कर दिया। अगर मैं लोन राइट ऑफ इन बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा लोन राइट ऑफ किया गया था फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर, कितना 2.4 लाख करोड़। सबसे कम किया गया था 1.7 लाख करोड़, कब? फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक करेंटली हैव अ शेयर ऑफ 51% ऑफ बैंकिंग सेक्टर इंक्रीमेंटल क्रेडिट इन फाइनेंशियल 24, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो लोन राइट ऑफ ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड, सबसे ज्यादा लोन राइट ऑफ जो है वो एसबीआई ने किया है, फॉलोड बाय पीएनबी ने किया है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 24-25 अप टू एंड सितंबर, पीएसयू बैंक हैव लोन राइट ऑफ 42,000 करोड़। तो आप देखोगे, है ना, अप टू एंड सितंबर तक आप देखोगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है ना, इनका लोन राइट ऑफ अमाउंट कितना है? 42,000 करोड़ है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि ग्रॉस एनपीए एज ऑफ सितंबर 30 2024 पब्लिक सेक्टर बैंक का इतना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का इतना है, ठीक है। आइए डेटा को याद में रखेंगे, ठीक है। आरबीआई रिवील्स टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स वो लोग हैं जो कि पैसा तो वापस कर सकते हैं, पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं। तो 100 लोगों के नाम जो है, 100 एंटिटीज के नाम यहाँ पे जो है वो रिलीज किए गए। याद रखना, इन एंटिटीज में इंडिविजुअल्स एंड फॉरेन क्रेडिटर, फॉरेन बोरोवर्स नहीं शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कोई सबसे सबसे बड़ा विलफुल डिफॉल्टर जो है वो गीतांजलि जेम्स है। कितने का भैया इसका डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा? इतना लोन जो है इसका पेंडिंग है। Next is RBI injects rupees 25,000 crore via VRR route to boost system liquidity। तो यहाँ पे देखिए VRR है ना, वेरिएबल रेपो रेट रेपो ऑक्शन, वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन है ना, ऑक्शन। VRR के एक होता है VRR, याद रखना, एक होता है VRR और एक होता है VRRR, ठीक है। तो यहाँ पे भी VRR के जरिए आप देखोगे क्या किया जा रहा है, 25,000 करोड़ जो है, 25,000 करोड़ है ना, ये इंजेक्ट किया जा रहा है कहाँ पे? बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ये कहाँ पे? बैंकिंग सिस्टम के अंदर। जो लिक्विडिटी है इसकी डिमांड काफी ज्यादा था, मतलब यहाँ पे पैसों की जरूरत थी और इस वजह से यहाँ पे इतना पैसा जो है वो लगाने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट इज पीपीआई वॉलेट रजिस्टर्ड 20% ड्रॉप टू 1.14 बिलियन इन नवंबर 2024। तो यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट जो है ये डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना? तो 20.4% ईयर ऑन ईयर डेट टू 1.14 बिलियन नवंबर 2024 फ्रॉम 1.44 बिलियन। तो 1.44 बिलियन ये था कितना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट, है ना, जनवरी 2024 में, और अब ये कितना हो गया है? तो 1.14 बिलियन हो गया, ठीक है। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस में पीपीआई वॉलेट जो है 16.7% से डिक्लाइन कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा बैंकिंग प्लेयर्स जो कि पीपीआई वॉलेट के अंदर आपको देखेंगे वो है पेटीएम पेमेंट बैंक्स, है ना। नॉन बैंकिंग में आप देखो कौन है भैया? फोन पे वगैरह है, ठीक है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। आरबीआई सेट 8 मेंबर पैनल ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई। तो मैंने आपसे बात की थी कि एक कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है, जिस कमेटी को लीड करेंगे पुष्पक भट्टाचार्य। ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना है, कैसे एथिकली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमेटी जिस दिन मीटिंग की शुरुआत करेगी उससे 6 महीने बाद, है ना, आपको रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत है, ठीक है। आई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया 2023-24। तो बैंकिंग इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम किया 2023-24 में, क्या पोजीशन है, ये सारी बातें तो यहाँ पे कहा जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट है, बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्वायर्ड बाय 27 एआरसी। एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये वो तब आती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जब बैंकों का पैसा एनपीए हो जाता है, बैंक इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में लोन इनको सौंप देती है कि बाबूजी आप ही संभालिए इस लोन को। एआरसी उसके बदले जो है 15% कैश एंड 85% बाकी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में लौटाता है और अपने हिसाब से चीजों को, मतलब लोन को निकलवाने का काम करता है। तो आप देखोगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड 27 एआरसीज ने, है ना, कितना एक्वायर किया है बुक एसेट? तो आप देखोगे 10 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ जो है ना, ये एक्वायर कर रहा है कौन? लेंड एआरसीज, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखो सिक्योरिटी रिसीट्स की बात भी हो रही है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रॉस एनपीए वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। ग्रॉस एनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट एनपीए का मतलब ग्रॉस एनपीए से जब आप प्रोविजंस माइनस करते हो तब नेट एनपीए आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट टू बोरो 4 लाख करोड़ फ्रॉम मार्केट विया ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स 3 टेन्योर के होते हैं, एक होता है 91 डेज, एक होता है 182 और एक होता है
364, तो इसके जरिए इतना लाख करोड़ जो है, सॉरी, हाँ, तो 3.94 लाख करोड़ जो है वो क्या किया जा रहा है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करके यहाँ पे रेस करने की बात की जा रही है। 1.68 लाख करोड़ 91 डेज के लिए, है ना, 1.28 लाख करोड़ 182 डेज के लिए, एंड 364 डेज के लिए 98,000 करोड़। ठीक है, तो एक साल के लिए शॉर्ट टर्म जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने का ये काम करेगा। अक्टूबर दिसंबर में भैया आप देखेंगे 2.47 लाख करोड़ का अमाउंट जो है वो रेस किया गया था ट्रेजरी बिल्स के जरिए। ठीक है, इसमें जो है और याद रखना, जो ट्रेजरी बिल्स होती है ना, उसे डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है, मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हो। करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन Q2 बट मे डबल इन Q3। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है, यानी कि आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रेवेन्यू कम है। ठीक है, हम पैसा ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इंपोर्ट जब ज्यादा हो, है ना, इंपोर्ट जब ज्यादा हो, है ना, किससे, एक्सपोर्ट से, इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेट हो गया है, स्टूड एट 11.2 बिलियन विच इज 1.2% ऑफ जीडीपी इन Q2। ठीक है, क्योंकि पहले 1.3 बिलियन था। ठीक है, तो देखो पहले देखो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये 1.3% था जीडीपी का, अब कितना हो गया, 1.2% ऑफ जीडीपी। जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, साथ ही साथ आप सब कुछ आप डेटा देखोगे, यहाँ पे सर्विस रिसीट है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हम जो माल बेच रहे हैं, मर्चेंडाइज माल जो बेच रहे हैं, कितना ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, ये डेटा भी ध्यान में रखेंगे। आरबीआई अलाउ यूपीआई पेमेंट विद थर्ड पार्टी ऐप फॉर पीपीआई होल्डर्स। तो यहाँ पे पीपीआई होल्डर्स यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स, है ना, उनके लिए यहाँ पे एक न्यूज है कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूजर्स को कि वो पेमेंट कर भी सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, है ना, वो यूपीआई पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं, मेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आरबीआई फाइन्स मनप्पुरम फाइनेंस एंड इंडसलैंड बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। अगेन देखिए आप देखोगे इंडसलैंड बैंक के ऊपर 27.3 लाख करोड़ का 27.3 लाख का पेनल्टी इंपोज किया गया, मनप्पुरम के ऊपर 20 लाख का पेनल्टी इंपोज किया गया है फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट न्यूज इज बैंकिंग फ्रॉड्स बढ़ गया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो आप देखो कि बैंकिंग फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कौन पब्लिश कर रही है, आरबीआई। बैंक फ्रॉड जो है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना हो गया है, 18.461, यानी कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए हैं, टोटल फ्रॉड तो इतने का हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 है ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये कितना था, 14480 अमाउंटेड टू, तो लगातार बढ़ता हुआ नजर में। नेक्स्ट इज प्राइवेट बैंक अचीव प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल 25। हर बैंक को देखिए, हर बैंक वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक और इट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसको प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काम करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर पे काम जो टारगेट्स है वो अचीव किए गए। देखो क्या होता है, एक टारगेट होता है कि आपको इतने तक तो लेंड करने की जरूरत है ना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करती है कि पहले तो भैया जहां से उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे वो लेंड करती है, उसके बाद अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो प्रायोरिटी सेक्टर पे लेंड करना शुरू करती है, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। इसे हम प्राइवेट सेक्टर, इसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इज आरबीआई इनोवेशन हब पायलट्स डिजिटल अनसिक्योर्ड लोन फॉर गिग वर्कर्स। तो यहाँ पे डिजिटल लोन दिया जाएगा किसको, गिग वर्कर्स को, यानी कि फ्रीलांसर्स, जो जोमेटो में काम करता है, स्विगी में काम करता है, उनको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स दिया जाएगा, डिजिटल लोन्स होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक डिक्लाइन टू 12 ईयर लो ऑफ 2.6%। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है एक्चुअल एनपीए। ठीक है, एंड नेट एनपीए का मतलब होता है जब हम ग्रॉस एनपीए से प्रोविजंस माइनस करते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब एक लोन जो कि अभी तक मुझे इंटरेस्ट मिल रही थी, लेट्स से आप एक बैंक हो, मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, मैंने 2 महीने तक लोन आपको दिया, जब तक मैं आपको दो लोन दे रहा था तो ये आपके लिए एक एसेट था। उसके बाद मैंने 3 महीने तक लोन नहीं दिया, यानी कि 90 दिन तक लोन नहीं दिया। ठीक है, तो भैया ये लोन जो अब तक मेरे लिए एसेट था वो तो अब कुछ काम कर नहीं रहा है, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में बैंक क्या करती है, या तो लोन को राइट ऑफ कर देती है या लोन को वीव ऑफ कर देगी फार्मर्स के केसेस में। जब राइट ऑफ करेगी तो वो अपने बैलेंस शीट से हटाएगी, बैलेंस शीट से हटाने के बाद एआरसीज को बुलाया जाएगा, एआरसीज को डिस्काउंटेड प्राइस में लोन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेटेड जीएनपीए रेशियो ऑफ 46 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स डिक्लाइन टू 2.6%,
और ये 3% से राइज होने की बात की जा रही है मार्च 2026 में अंडर बेसलाइन सिनेरियो। ठीक है। आरबीआई क्लियर्स नेम ऑफ रजत वर्मा एंड डीबीएस बैंक इंडिया सीईओ। तो डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? रजत वर्मा जी। एंड इसके बाद संजय मल्होत्रा जी को हमारे 26 आरबीआई गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है इन प्लेस ऑफ शक्तिकांता दास। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया दिसंबर 2024 के सभी आरबीआई के न्यूज़ को। इससे पहले वाली सेशन में हमने दिसंबर 2024 के सभी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ को कवर किया था और उससे पहले नवंबर के आरबीआई एंड बीएफए के न्यूज़ को कवर किया था। अब एक दो दिन के अंदर ही आपको जनवरी के आरबीआई एंड बीएफए के न्यूज़ भी मिल जाने वाले हैं, वो सेशन भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आप लोग है ना अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें क्योंकि एग्जाम अप्रोचिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब कोई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब वो समय आ गया है जहाँ पे जो आपको आता है उसे और भी ज़्यादा नोखिला बनाना है, बहुत ही और भी ज़्यादा शार्प बनाने की ज़रूरत है। अब वो समय है जब आप अपनी तलवार को धार कर रहे होंगे, है ना? नया तलवार खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ तलवार को धार करिए, यानी कि लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, जो आता है उस पे काम करिए, चीज़ें बेहतर हो। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।